हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, जो कि अपना क्लास 11th का 5th चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर हालांकि हमारी 3 होती हैं, बट इस चैप्टर के हमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आइडियल गैसेस के बारे में। यूं समझ के चलो कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसके ऊपर, यानी मैं आपको एक आइडियल गैस इक्वेशन अभी बताऊंगी जो उसको फॉलो करती है हर एक टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम की कंडीशन पर। अब ये है क्या, तो असलियत में ये इक्वेशन दी साइंटिस्ट ने जिसको कहा गया आइडियल गैस इक्वेशन, और वो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। ओके, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P है यहाँ पर प्रेशर, V है यहाँ पर वॉल्यूम, N है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और R है आपका यहाँ पर गैस कांस्टेंट। ओके, और T क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है। तो जो आइडियल गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, इस इक्वेशन को फॉलो करती है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो या कोई भी वॉल्यूम हो। तो आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करें किसी भी कंडीशन के अंदर। यानी कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर भी उसी हिसाब से क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं कि आइडियल गैस क्या करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। अब जिस साइंटिस्ट ने ये आइडियल गैस इक्वेशन दी थी, उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि आइडियल गैस एक ऐसी होती होगी। तो उन्होंने कहा कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब गैस है तो मॉलिक्यूल से बनी हुई होगी, जैसे O2 का मॉलिक्यूल हो गया, N2 का मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया। तो उन मॉलिक्यूल्स की खुद की ना तो कुछ वॉल्यूम होती है और ना ही कोई शेप होती है, ऐसा उन्होंने कहा था। नॉर्मली हम क्या मान के चलते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, ऐसे स्फेरिकल शेप के अंदर होंगे। तो इन्होंने कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन जब फॉलो होगी, जब हम मान के चलेंगे कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं होती है और ना ही जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यानी मान लिया कि आपको क्या करना है, एक रेस के अंदर भागना है, सबको एक एंड पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है, लेकिन हो सकता है भागते भागते आप एक दूसरे से भी तो टकराओगे ना। तो इन्होंने कहा कि वो बीच में एक दूसरे से जो टकराएंगे ना, उस टाइम पे जो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे उसको हम नेग्लेक्ट कर चलेंगे। ठीक है, ये कही थी आइडियल गैस इक्वेशन ने बात, जिसको बाद में करेक्ट किया गया था क्योंकि असलियत में कोई आइडियल गैस होती ही नहीं है। फिर आई थी रियल गैसेस। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी, कुछ लॉज दिए गए थे जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन लॉज के अकॉर्डिंग क्या था, जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसी को ही क्या किया गया, चेंज करके हमने कुछ लॉज बनाए। जिस लॉ के अंदर से सबसे पहला लॉ मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पर पास्कल लॉ। तो पास्कल देखो पी से शुरू है, यानी पास्कल लॉ रिलेटेड होता है प्रेशर और वॉल्यूम से। तो पास्कल लॉ के अंदर क्या होगा, मैं यहां से अगर रफ कर दूं तो देखो जनरल से हम बात करेंगे कि PV बराबर होती है nRT की, ये कहा था आइडियल गैस इक्वेशन ने। अब जो भी हमारे पास 3 4 5 यहाँ पे लॉज हैं, उनके अंदर किन्हीं 2 फैक्टर को तो हम चेंज करेंगे और एक को हम कांस्टेंट रखेंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा कांस्टेंट ही होते हैं, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना भाई, 2 मोल 3 मोल कोई नंबर ही है। R भी यहाँ पर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। यानी चेंज क्या क्या हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, 3 चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी जब लॉज दिए गए तो एक लॉ में तो आप क्या करोगे, प्रेशर और वॉल्यूम को ले लोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे। दूसरे में वॉल्यूम और टेम्परेचर को ले लेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। अगर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर ले लिया तो मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगी। इसी बेस पे अलग अलग क्या किए गए थे, लॉज को बनाया गया था। जिसमें से पास्कल लॉ ने क्या कहा कि हम बात करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, यानी कि टेम्परेचर को कर देंगे हम कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे ही, R एक गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया तो PV ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट के। तो
अगर पीवी एक कांस्टेंट के बराबर है तो यहां से हम इक्वेशन दे सकते हैं कि मान लिया कि एक केस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का सम कांस्टेंट है, एक साइड, देखो हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, अगर एक साइड आपकी बराबर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी वाली साइड भी बराबर हो जाती है। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी एक चीज की तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है। तो इसी से हमने इक्वेशन बना ली कि P1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। प्रेशर को इधर लिखूं मैं तो वॉल्यूम चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन है, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है ना, P ऊपर है और V नीचे है, तो जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ हमेशा हमारा कैसा आता है, हाइपरबोला। कैसा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा क्या आता है, ग्राफ आता है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। हाइपरबोला का मतलब यानी कि जब आपका ग्राफ इस तरीके का है तो इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। ये कब आता है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया भी हुआ है। अब इस लॉ से आएंगे कुछ हमारे, एक तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, इनमें से कोई तीन चीज दे दी जाएंगी और एक हमें निकालनी होगी। लाइक आपको दोनों ही कंडीशन के अंदर प्रेशर दे दिया P1 P2, वॉल्यूम दे दी, हो सकता है P1 पूछ ले, तीन चीजें देकर एक चीज, यानी सब्स्टिट्यूशन हम सॉल्व कर लेंगे। ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लिया कि इसका ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिया गया था, एक कर्व मैंने ये बनाई, एक ये बनाई और एक ये बनाई। ध्यान से इस कर्व के अंदर देखना कि इन तीनों का ये आखिरी वाला पॉइंट तो सेम ही है, तीनों ही बराबर डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, अब इनको नाम दे दिया कि ये है T3, ये है T2 और ये क्या है, T1 है। यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे वॉल्यूम था। अब कहोगे कि टेम्परेचर क्यों आया, पीवी के केस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट था। तो यानी कि जब मैंने एक प्रेशर को, यहाँ पे प्रेशर लिख लिया, यहाँ पे वॉल्यूम लिख लिया, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चल रहा था, तो जब तक हम पी को चेंज कर रहे थे और उसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रही थी। और यानी ये जब मैंने पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करा ना एक केस में, इस पूरे के पूरे केस के अंदर टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, फिर मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करा जिसके अंदर अब मैंने फिर से कोई टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया और प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करा तो मेरा ये सेकंड वाली लाइन आई। ऐसे ही मैंने फिर कोई और टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया तो ये थर्ड वाली लाइन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब सबका एंड पॉइंट तो क्या है, सेम है, तो मुझे क्या पता कि कौन से वाला टेम्परेचर ज्यादा है। हमसे पूछेगा कि कौन से इन तीनों कर्व में से कौन से एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, T1 वाला या T2 वाला। हमें लगेगा इसकी लाइन सबसे लंबी है तो सबसे ज्यादा होगा, नहीं। देखो हम क्या करेंगे, यहां सामने से हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और उसको बिल्कुल ऐसे सीधा खींच दो। मैंने एक सीधी लाइन बना दी। अब जहां जहां पर ये लाइंस को काट रहा है, यहां पर मैं से नीचे की साइड लाइन ड्रॉ कर लूंगी। यहाँ पे भी कट कर रहा था, मैंने नीचे की साइड लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी कट कर रहा था नीचे की साइड। अब जब मैंने यहाँ पे नीचे की साइड लाइन को ड्रॉ करा तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या थी, वॉल्यूम थी, तो इसको मैंने मान लिया V1 वॉल्यूम, इसको क्या मान लिया V2, इसको क्या मान लिया मैंने V3। ठीक है, ये बात हो गई ना हमारे पास में, नीचे तो वॉल्यूम था, तो यानी या इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ऊपर तो प्रेशर होगा और नीचे वॉल्यूम होगी, ऐसे ही होगा ना। तो अब देखो हमें पता है कि जब हम इधर चलते हैं y एक्सिस के अंदर तो वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। इसका मतलब क्या है कि V3 की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है, तो यानी टेम्परेचर भी कौन सा सबसे ज्यादा होगा, T3 ज्यादा होगा। आया बात समझ में कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। इस वाली साइड पे अगर वॉल्यूम सबसे ज्यादा V3 है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कौन सा ज्यादा होगा, T3 वाला होगा। ठीक है, अब वैसे हम क्या सोचेंगे भाई T3, हम रट्टा मार लेते हैं कि भाई T3 सबसे ज्यादा होगा, पर वो ऐसे भी तो दे सकता है इस ग्राफ के अंदर, इसको T1 दे दिया, इसको T2 दे दिया, इसको T3, फिर क्या करेंगे। तो यानी कि हमारे पास में हम इस तरीके से स्लोप डाल के देखेंगे, लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया था बॉयल्स लॉ। फिर आता है, सॉरी पास्कल लॉ हमने पढ़ा। बॉयल्स लॉ में कहता है कि हम बात करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर की, यानी किसको कांस्टेंट कर दिया मैंने, PV इज इक्वल टू nRT में से मैंने कर दिया वॉल्यूम को कांस्टेंट, नहीं प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, किसके अंदर, बॉयल्स लॉ के अंदर। तो अब देखो हमने बोला भाई वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, कोई ना कोई कांस्टेंट आया। अब देखो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT के अंदर मैंने देखो वॉल्यूम चाहिए था, N था, R था, P को नीचे ले आई और T इधर था, तो इस पूरे के पूरे को ही मैंने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया। ठीक है,
जो कि आपका K था। अब यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए, क्योंकि कैसे है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, देखो मैंने ऐसे ही ग्राफ बना रखा है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ के ऊपर आप क्या लिखोगे, प्रेशर लिखोगे। वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे थे, तो कांस्टेंट क्या था, प्रेशर था। जैसे पास्कल लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या था, टेम्परेचर था, तो मैंने कर्व के ऊपर टेम्परेचर को लिखा। यहां तक बात ठीक है। अब हमें इसी ग्राफ के अंदर कई बार क्या किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है, इधर वॉल्यूम था, इधर टेम्परेचर था, डॉटेड लाइन बना रखी है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी तो नहीं ना ग्राफ हमारा जीरो से ही शुरू हो, कहीं बीच से भी तो शुरू हो सकता है। तो ग्राफ के अंदर हमें कुछ इस टाइप की लाइंस देखने को मिलती हैं। अब इनको हम कर लेते हैं आगे की साइड इस तरीके से डॉटेड प्रोड्यूस, ताकि हम अपना अंदाजा लगा सके, एक्स्ट्रापोलेट उसको कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि ये P1 टेम्परेचर पे ग्राफ था, ये P2 पर और ये P3 पर, तीनों ही लाइनें एक बराबर है। कौन से वाला प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, फिर से हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल ऐसे सीधी, इन लाइंस को नीचे की साइड प्रोड्यूस करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, नीचे क्या है, टेम्परेचर, तो P1 के नीचे T1 टेम्परेचर, P2 के नीचे T2 और P3 के नीचे T3। तो कौन सा टेम्परेचर आगे की साइड सबसे ज्यादा है, T3, तो यानी प्रेशर भी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, P3 का, फिर P2 का, और फिर किसका हो जाएगा, P1 का हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर है अपना गेलुसैक्स लॉ। तो गेलुसैक्स लॉ बोलता है कि अब देखो हमने पीवी का रिलेशन देख लिया, और किसका देख लिया, वी और टी का देख लिया। अब देखो जब वी और टी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, P1 और T1 का रिलेशन, सॉरी V1 और T1 का रिलेशन, V2 और T2 का रिलेशन। बीच में प्रोपोर्शनल का साइन था, हटाया तो कोई कांस्टेंट आ गया, T1 को नीचे लिया, V1 बाय में T1, यहां पर क्या हो जाएगा, V2 बाय में T2, दोनों ही कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है एक साइड बराबर हो गई, तो V1 T1 को किसके बराबर लिख सकते हैं, V2 T2 के, जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। ओके, फिर आता है अपना गेलुसैक्स लॉ। तो गेलुसैक्स लॉ बोलता है कि अब हम वॉल्यूम को क्या कर देंगे, कांस्टेंट, यानी कि मुझे V नहीं चाहिए, तो मैं V को किधर ले जाऊं, इधर नीचे, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अपना क्या ग्राफ आ जाएगा, मतलब क्या हमारी इक्वेशन आ जाएगी कि P1 बाय में T1 इक्वल टू P2 बाय में T2। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा जी, ये तो अपना हो गया। नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक, अब आ जाते हैं हमारा एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके नंबर ऑफ मोल्स के। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नीचे आता है, और इनवर्सली में वो साथ में मल्टीप्लाई में, तो यहां पर आ जाएगा V1 बाय में N1 इज इक्वल टू V2 बाय में N2। पानी लेना पड़ेगा आई थिंक। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा R की वैल्यू। कि R की वैल्यू बहुत ज्यादा गड़बड़ कराती है, तो R की वैल्यू को हम लेते हैं 0.08। कब, जब आपको दिख जाए प्रेशर एटमॉस्फेयर में या फिर बार के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अगर कैलोरी में कुछ दिख रहा है तो R की वैल्यू को 2 ले लेंगे, जूल में दिख रहा है तो 8.314 हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई। फिर आता है डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ बोलता है हमें कि सबसे पहली बात तो गैस होनी चाहिए नॉन रिएक्टिंग, और उनका हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है हमारे पास में, कि मान लिया आपने कंटेनर लिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, दो गैसेस को मिक्स कर दिया। अगर उस कंटेनर के अंदर एक लोती गैस होती, एक अकेली होती, तो सिर्फ वो खुद ही अकेली प्रेशर लगाती, पर दो को मिक्स कर दिया जो कि रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि रिएक्ट करगी तो कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में कि जब वो एक दूसरे के साथ में टकराएंगी तो ओवरऑल, अब मान लिया एक रेस में भागना था, एक तो को सीधे सीधे भागना था, एक बीच में आप लड़ाई करने लगे, तो एफिशिएंसी कम हो गई ना। तो ठीक ऐसे ही जब दो गैसेस इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं तो क्या हो जाता है,
ओवरऑल प्रेशर से प्रेशर घट जाता है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एक तो एक काम को आप इकलौते कर रहे थे, एक दो जने मिलकर कर रहे हैं, तो अब काम का वेटेज कम हो गया ना। हाँ, तो ठीक ऐसे ही होता है पार्शियल प्रेशर। तो मान लिया कि मेरे पास में एक कंटेनर था, इसमें ए गैस थी और बी गैस थी, तो मैं क्या निकालूंगी, इनकी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, तो मोल फ्रैक्शन मान लिया मुझे ए गैस की निकालनी है, तो ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी की निकालनी होती तो क्या करती मैं, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी कि ऊपर ए के नीचे जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे। बी की मोल फ्रैक्शन निकालने तो ऊपर बी के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे टोटल हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि कैसे निकालेंगे। मान लिया पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का निकालना था, तो जितना भी टोटल प्रेशर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ में। पी बी निकालना है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, तो प्रेशर मल्टीप्लाई में हम एक्स बी लिख देंगे, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब दोनों को मिक्स कर दिया, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जब बहुत सारी या दो नॉन रिएक्टिव गैसेस को आपने मिक्स कर दिया, तब टोटल प्रेशर कितना आएगा, तो वो टोटल प्रेशर जो कि P होगा वो बराबर आएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर में क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारा ये था। उसके बाद में आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक दे देगा कि कोई कंटेनर था, वहां पे छोटा सा होल था या सुराख था, वहां से गैस बाहर निकल रही है, तो कौन सी गैस जल्दी निकलेगी, तो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जिसको मैंने आर से लिख दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन पहली बात प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बाद में आपका मोलर मास रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, जितना ज्यादा कोई गैस प्रेशर लगाएगी उतनी जल्दी बाहर निकलेगी, जितना ज्यादा उसका वजन ज्यादा होगा उतनी लेट निकलेगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी यानी थिकनेस ज्यादा होगी उतनी लेट बाहर निकलेगी। तो यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के बढ़ने से बढ़ता है, पर मोलर मास और डेंसिटी के बढ़ने से वो घटता है। ठीक है, अब फॉर्मूले में कैसे आएगा क्वेश्चन, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मान लिया दो गैसेस का निकालना है, तो वो बराबर होगा P1 बाय में P2 रूट ऑफ D2 बाय में D1। डायरेक्ट ऐसी वैल्यूज दी जाएगी D2 D1 की या P1 P2 की, ताकि वो कट जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, या फिर डेंसिटी की जगह पे यहां पर आ जाता है M2 बाय में M1, कब, अगर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी तो। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद में है हमारी कुछ स्पीड्स और कुछ इक्वेशंस। तो पहली लिख रखी है मैंने एमपी, यूएमपी का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो यूएमपी क्या है हमारी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारी क्या होती है, लीस्ट एक्यूरेट होती है, यानी कि ये हमारी सबसे कम एक्यूरेट होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, यहां से हमारे मेन इनकी रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक नंबर का कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है रूट 2RT बाय में m। अब देखो, हमें पता है कि PV बराबर होता है nRT के। अगर मैं नंबर ऑफ मोल को क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो मैं PV की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, RT पुट कर सकती हूँ। तो देखो, फर्स्ट फॉर्मूले के अंदर रूट 2RT बाय में m था, तो इस RT की जगह पे मैं क्या लिख दूं, PV, और बाय में क्या आ जाएगा, m। तो यानी सेम इस वाले फॉर्मूले को मैं 2PV बाय में m भी लिख सकती हूँ। फिर अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं, तो डेंसिटी होता है मास बाय में वॉल्यूम, यानी इस m बाय v की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी। तो सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2p बाय में रो, ये भी हो जाएगा। यानी कि इस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के तीन फॉर्मूले हो जाएंगे, 2 रूट RT बाय m, 2PV बाय m
और 2p बाय में रो, तीनों ही फॉर्मूले इसके हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसका फॉर्मूला होगा हमारा √8RT बाय में पाई एम, ये होता है। इसको ही चेंज करके लिखे तो 2pv बाय में पाई एम हो जाएगा। इसी को ही चेंज करके लिखूं तो 2p बाय में पाई रो भी हो जाएगा। तीनों ही फॉर्मूले किसके हो जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी के। उसके बाद में आती है URMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी होती है किसी भी गैस के पार्टिकल्स के निकालने की। यानी किसी गैस के पार्टिकल्स की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है √3RT बाय में m के बराबर। क्या हो जाएगी, √3RT बाय में m। अब यहां से क्वेश्चन आता है बहुत बाद में कि आपको रेशियो बतानी है मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। तो वो क्या आ जाएगी हमारी, देखो यहां पर है 2RT बाय में m, एवरेज में क्या है 8RT बाय में पाई m दे रखा है, और RMS में क्या दे रखा है हमारे पास में √3RT बाय में m। तो रेशियो क्या आ जाएगी अपनी, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, छोड़ो इसको भी ऐसे, तो क्या आ जाएगा √2 रेशियो 8 बाय में पाई रेशियो में √3। एक तो ऐसे आ सकता है, या फिर वो आपको क्या दे दे, हो सकता है इनकी वैल्यू पुट करके दे दे। जैसे √2 की हो जाएगी 4.414, इसको मैं कैसे सॉल्व कर लूं, 4 बाहर निकाल लूंगी तो 2 मल्टीप्लाई में 1.414, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा पाई है, तो √पाई को या फिर वो सिर्फ क्या दे देगा, इस तरीके से √पाई लिख देगा। जैसे √3 होता है 1.732। तो ऐसे भी मान लिया बीच वाला हमको नहीं समझ में आ रहा, तो इन दोनों की वैल्यूज देखकर हम क्या कर सकते हैं, आंसर का अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार यूं भी हो जाता है RMS पहले दे देगा, मोस्ट प्रोबेबल बाद में दे देगा, तो √3 पहले आ जाएगा, √2 बाद में आ जाएगा। हमें देखना है कि क्वेश्चन ने किसके रिस्पेक्ट में किसकी रेशियो बोल रखी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद में है हमारा काइनेटिक एनर्जी थ्योरी है एक, वहीं से कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एक 3/2 पीवी के बराबर, डायरेक्ट रिलेशन यूज होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है √3/2 इंटू में पीवी के बराबर, या फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, पीवी की जगह में RT। अगर 1 मोल के लिए निकालना है तो होगा 3/2 इंटू में पीवी, और अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, √NPV या फिर √NRT। तो ये भी क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जहां से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो हो गया ये, इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी एक फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि होता है F बाय में 2 इंटू में KT। F क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, K होता है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यहाँ पर हमारा K। तो K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो F/2 इंटू में KT होता है। ठीक है, तो यहीं से हमारे क्वेश्चंस, पता है इन वाले फॉर्मूलेस की कोई भी डेरिवेशन नहीं दे रखी, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है।